Hello, all of you. In this video, we are going to discuss certain circulars which are related to refund and some amendments which are in this chapter for May 25 and June 25 एग्जाम्स. तो अभी एक अमेंडमेंट है और कुछ सर्कुलर्स है, तो हम लोग वो सारे डिस्कस करेंगे यहाँ पर. सबसे पहले जो जूना वाला सर्कुलर्स है वो हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन विथ अमेंडमेंट्स. देखो, रिफंड का प्रोसीजर अपना हो गया था पिछले वाले वीडियो में. अभी हम लोग को सर्कुलर डिस्कस करना है, ये वाला. अब ये वाला सर्कुलर क्या बोलते हैं समझते हैं. दिस सर्कुलर इज ऑल अबाउट गुड्स टेकन आउटसाइड इंडिया फॉर एग्जीबिशन पर्पस. अगर मान के चलो कि दुबई में दुबई एक्सपो करके एक फेस्ट रहता है, दुबई का फेस्ट, जहां पर बहुत सारे कंट्रीज से लोग अपने गुड्स को लेके जाते हैं एग्जीबिशन में वहां पर. तो दुबई फेस्ट में एग्जीबिशन हो रहा है, दुबई फेस्ट दुबई में. तो यहां से गुड्स हम लोग लेके जा रहे हैं एग्जीबिशन के लिए. सो वेदर टेकिंग गुड्स आउटसाइड इंडिया फॉर एग्जीबिशन will amount to supply or not, or export or not, and how this transaction should be taken forward. मतलब उसको करना कैसे है, ओके, हाउ दिस ट्रांजेक्शन इज टू बी कैरिड. तो ये सब गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर में लिख के दिया हुआ है, वो हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे. वो एकदम सिंपल मैं पहले बता देता हूँ आपको, फिर हम लोग यहाँ से रीड करेंगे. मान के चलो इंडिया से हम लोग गए हैं दुबई कुछ गुड्स को लेके. तो पहली बात तो जब गुड्स हम लोग लेके जा रहे हैं तब क्या हम लोग को पहले से मालूम है क्या कि सेल होने ही वाला है? आंसर इज नो. हम लोग को मालूम ही नहीं सेल होने वाला है. क्या पता सेल हुआ ही नहीं, वैसे ही लेके आना पड़े तो. सो वी डोंट नो एट द टाइम ऑफ टेकिंग दिस गुड्स आउटसाइड इंडिया वेदर दे आर गोइंग टू बी सोल्ड और नॉट. ओके, हम लोग को मालूम ही नहीं. और अगर मालूम ही नहीं आपको कि सप्लाई होने वाला है, सो इट इज नॉट अ सप्लाई. और अगर सप्लाई ही नहीं है, सो इट इज नॉट इवन जीरो रेटेड सप्लाई. सो टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एग्जीबिशन is not a supply and it is not even zero rated supply. सर एलयूटी लगेगा कि नहीं? एलयूटी इज रिक्वायर्ड फॉर जीरो रेटेड सप्लाई. मतलब अपना एक्टिविटी सप्लाई होना चाहिए, जीरो रेटेड सप्लाई होना चाहिए, देन ओनली एलयूटी इज रिक्वायर्ड. बट यहां पर एलयूटी भी नहीं लगेगा बिकॉज दिस ट्रांजेक्शन ऑफ टेकिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया इज नॉट अ सप्लाई. तो सर इसको लेके कैसे जाए हम लोग? आंसर इज डिलीवरी चलान के बेस पे लेके जाना है. कैसे लेके जाना है? डिलीवरी चलान के बेस पे. एलयूटी नहीं चाहिए, डिलीवरी चलान चाहिए. ठीक है, अभी सुनो. अभी गुड्स इंडिया के बाहर चला गया डिलीवरी चलान के बेसिस पे, इसको एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे. अभी मान के चलो वहां पर 6 महीने तक नहीं बिका. 6 महीने का जो पीरियड है वो किधर से आया? सेल ऑन अप्रूवल वाला जो सेक्शन था ना, उधर से. मतलब गुड्स इंडिया से इंडिया के बाहर गया है फॉर एग्जीबिशन एंड अगर 6 महीने के अंदर बिक गया देन दोज गुड्स वुड बी ट्रेडेड एज एक्सपोर्ट. लेकिन अगर सर 6 महीने के अंदर नहीं बिका तो क्या करना पड़ेगा? तो रिटर्न लाना पड़ेगा. अब रिटर्न लाने का दो तरीका है. एक तो 6 महीने के अंदर रिटर्न आ गए, एक 6 महीने के बाद. तो 6 महीने के अंदर अगर रिटर्न आ गए तो टैक्स नहीं भरना पड़ेगा. लेकिन अगर 6 महीने के बाद रिटर्न आए तो उसको हम लोग सप्लाई मानेंगे, बट एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे, सप्लाई मानेंगे. जीएसटी भरना पड़ेगा. ओके, बट उसको एक्सपोर्ट ट्रीट नहीं किया जाए. समझ में आ रहा है पॉइंट? तो रिफंड नहीं मिलेगा. रिफंड किसका मिलेगा? रिफंड उन्हीं गुड्स का मिलेगा विच आर सोल्ड विद इन 6 months फ्रॉम टेकिंग दोज गुड्स फॉर एग्जीबिशन. समझ में आया क्या पॉइंट? यहाँ पर एक मैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ. ओके, देन हम लोग यहाँ पर रीडिंग कर लेंगे. ओके, मान के चलो 1 जनवरी. ओके, 1 जनवरी को हम लोग गुड्स को लेके जा रहे हैं. ओके, 1 जनवरी को हम लोग गुड्स को लेके जा रहे हैं. कहाँ पर? दुबई में लेके जा रहे हैं. ओके, फॉर एग्जीबिशन. फॉर एग्जीबिशन.
टोटल क्वांटिटी जो हम लोग लेके जा रहे हैं ये 100 यूनिट्स है। ओके, 100 यूनिट्स लेके गए। अब मान के चलो 25 फरवरी को 75 यूनिट्स सेल हो गया। ओके, सेल हो गया। 30 मई को 10 यूनिट्स और सेल हो गया। बस इतना ही सेल हुआ हम लोग। ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, 10 जून को 10 जून को 5 यूनिट हम लोगों ने रिटर्न ले लिया, मतलब इंडिया में लेके आ गए। और बाकी का जो गुड्स है वो 25 जुलाई को रिटर्न लेके आए। ओके, 10 यूनिट्स और रिटर्न। ओके, टोटल 100 यूनिट गया था ना। सो यहाँ पर क्या होगा देखो, 75 यूनिट सेल हो गया। ओके, विद इन 6 मंथ्स। सो दिस ट्रांजेक्शन विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको हम लोग सप्लाई मानेंगे। इसको हम लोग जीरो रेटेड सप्लाई मानेंगे। और हम लोग को ये 75 क्वांटिटी का आईटीसी का रिफंड मिलेगा। ओके, उसके बाद 10 यूनिट्स, दीज 10 यूनिट्स आर ऑल्सो सोल्ड विद इन 6 मंथ्स, देयरफॉर दे विल बी ट्रेड एज सप्लाई। इसको भी हम लोग क्या मानेंगे, जीरो रेटेड सप्लाई मानेंगे। 5 यूनिट हम लोगों ने बेचा नहीं और रिटर्न आ गया। ओके, और ये रिटर्न जो आया है ना, इट इज विद इन 6 मंथ्स, तो इसको हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। तो ऑब्वियसली जीरो रेटेड सप्लाई भी नहीं मानेंगे एंड नो टैक्स। क्लियर। और ये जो ऊपर का 10 यूनिट है ना, ये रिटर्न आया है लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स, देयरफॉर इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, बट इसको जीरो रेटेड सप्लाई हम लोग नहीं मानेंगे। समझ में आया सब लोग को। सो इन शॉर्ट, रिफंड हम लोग को कितने यूनिट्स का मिलेगा, रिफंड हम लोगों को मिलेगा ये 75 यूनिट्स का और ये 10 यूनिट्स का। इज दैट क्लियर। तो ये सर्कुलर क्या है पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट बोलता है इट इज नॉट अ सप्लाई। यस, वी नो इट इज नॉट अ सप्लाई। शेड्यूल बन के ही बाहर है। ओके, जीरो रेट सप्लाई नहीं है तो सप्लाई नहीं, तो जीरो रेट सप्लाई भी नहीं हुआ। उसके बाद गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस माना जाएगा इसको, डिलीवरी चलान के अंडर भेजना पड़े। ठीक है। उसके बाद जो भी गुड्स जा रहा है ना, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा। क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, क्या चीज़ गया, कब गया, कितना क्वांटिटी में गया, शिपिंग बिल नंबर, डिटेल्स ऑफ गुड्स नॉट ब्रॉट बैक, इंडिया में जो वापस नहीं आया वो। देन रिफंड किस चीज़ का मिलेगा बोलते हैं, तो रिफंड देखो सप्लाई माना जाएगा टोटल दो चीज़ें। क्या दो चीज़ें, जो 6 महीने के अंदर बिक गया वो सप्लाई। ओके, जो 6 महीने में बिक गया वो सप्लाई। जो 6 महीने के बाद वापस नहीं लाया गया वो भी सप्लाई। बट रिफंड कौन से केस में मिलेगा, रिफंड सिर्फ दो केस में मिलेगा, पहला ये वाला एंड दूसरा ये वाला। ठीक है। तो इट विल बी treated एज सप्लाई ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स नॉट ब्रॉट बैक, एंड सेल if sold within 6 months. Okay, even if goods are traded as supply, if in both the cases, refund will only be allowed in respect of those goods which are sold within 6 months. समझ में आया क्या। तो ये अपना सर्कुलर कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सर्कुलर इज ऑन एडवांस। ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, शायद मेरे को याद आ रहा है, मेरे को लग रहा है डिस्कस किया हुआ है। एक बार चेक करता हूँ। हाँ, मैंने चेक किया, दिस सर्कुलर इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। ओके, उसको मैंने बताया था कि टैक्स इनवॉइस अगर दिया है तो क्रेडिट नोट देना है, और अगर हम लोगों ने रिसीट वाउचर दिया तो रिफंड वाउचर देना है। सो रिफंड क्लेम करने का बेसिस क्या रहेगा, आइदर क्रेडिट नोट और रिफंड वाउचर। ओके, अभी ये वाला सर्कुलर हम लोग करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर ही समझाऊंगा मैं ये सर्कुलर, डिटेल में रीड नहीं करें क्योंकि बहुत ज़्यादा ही अननेसेसरीली लेंदी है वो। सुनो, अभी समझो हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी बुक किया।
ओके, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बुक की। ठीक है, अभी हम लोगों ने बिल्डर को पेमेंट किया। ओके, 10 मई 2025 को हम लोगों ने पेमेंट की, से 20 लाख रुपए का पेमेंट किया। एंड बिल्डिंग पे समझो 1% जीएसटी, 5% पकड़ ले। ठीक है, 5% पकड़ते हैं, तो 1 लाख रुपीज का जीएसटी है। ओके, 1 लाख रुपीज का जीएसटी हम लोगों ने पे किया। सो वी हैव पेड टू द बिल्डर रुपीज 21 लैक्स। कितना पे कर दिया? 21 लैक्स का पेमेंट कर दिया हम लोगों ने बिल्डर को। ठीक है, अब सुनो, अब क्या होता है, ये बिल्डर हम लोग को बोलता है कि हम लोग का प्लान कैंसिल हो गया, हम आपको पैसा रिफंड करेंगे। या फिर हम लोगों ने उसको बोला कि भाई तुम बहुत डिले कर रहे हो, अभी हम लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे प्रॉपर्टी में, हमको हमारा पैसा वापस करो। समझ में, दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। तो ये जो हम लोग का कैंसिलेशन का बात जो हो रहा है ना, वो कैंसिलेशन का जो बात हो रहा है, ये हम लोग दो केसेस में समझेंगे। दो अलग दिनों पर ये बात हो रहा है। अज्यूम ये कैंसिलेशन का बात हो रहा है ऑन 15 सितंबर 2026। ओके, 15 सितंबर 2026 को ये बात हो रहा है कैंसिलेशन का। एंड दूसरा केस में कैंसिलेशन का जो बात हो रहा है, से इट इज ऑन 1 दिसंबर 2026। फर्स्ट तो थोड़ा मतलब एकदम ही कट टू कट हो गया, और कट टू कट हो गया। एक डेट ले लेते हैं, 15 दिसंबर। ठीक है, ठीक है, मतलब यहाँ पर मैं बाइफर्केशन क्या कर रहा हूँ, एक 30 नवंबर के पहले कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ। ओके, और एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 30 नवंबर के बाद कैंसिल हुआ। अभी गवर्नमेंट क्या बोलता है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है ऑन 15 सितंबर 2026, दैट इज ऑन और बिफोर 30 नवंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट सेज दैट हैज टू इशू बिल्डर हैज टू इशू यू क्रेडिट नोट विथ जीएसटी। क्योंकि बिल्डर के लिए क्रेडिट नोट इशू करने का टाइम लिमिट क्या रहता है, मतलब बिल्डर के लिए नहीं, किसी के लिए भी, इट इज 30 नवंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सो सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर के पहले अगर कैंसिल हो रहा है, सो बिल्डर आप लोग को जीएसटी का अमाउंट देगा। ओके, बिल्डर हैज टू पे यू जीएसटी अमाउंट। ओके, तो यहाँ पर जीएसटी अमाउंट विल बी रिटर्न टू यू बाय बिल्डर। ओके, जीएसटी अमाउंट विल बी रिफंडेड बाय बिल्डर। कौन समझाया क्या? क्लियर? अच्छा, सेकंड, अगर समझो कि उसका क्रेडिट नोट का टाइम लिमिट खत्म हो गया, तो अब वो आपको क्रेडिट नोट दे ही नहीं पाएगा। तो आपको कौन सा क्रेडिट नोट देगा? वो आपको देगा फाइनेंशियल क्रेडिट नोट। फाइनेंशियल क्रेडिट नोट मतलब ऐसा क्रेडिट नोट जिसके ऊपर जीएसटी नहीं होता। ओके, जिसके ऊपर जीएसटी नहीं होता। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आपको रिफंड, जो जीएसटी का अमाउंट है, ओके, वो बिल्डर आपको रिफंड नहीं करेगा। बिल्डर क्या बोलेगा, मैं आपको सिर्फ 20 लाख रुपए रिफंड कर सकता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ही मुझे वो पैसा नहीं देने वाली है। क्यों नहीं देगी? क्योंकि उसका क्रेडिट नोट का टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या बोलता है, ये जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है ना, जिसने 1 लाख रुपए का खर्चा किया है जीएसटी के लिए, दिस अनरजिस्टर्ड पर्सन हैज टू अप्लाई फॉर रिफंड। ओके, हैज टू अप्लाई फॉर रिफंड। पर अनरजिस्टर्ड पर्सन को अप्लाई कब करना है? जब बिल्डर जो है, बिल्डर वो रिफंड नहीं दे पा रहा है ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ टाइम लिमिट ऑफ क्रेडिट नोट। गेटिंग द पॉइंट? लेकिन जब बिल्डर दे पा रहा है, तब बिल्डर से ही मांगना है। जब बिल्डर नहीं दे पा रहा है, तब किससे मांगना है? गवर्नमेंट से। कौन समझ में? इज इट क्लियर? चलो अभी हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं इसको। सिस्टम हैंग हो गया। हाँ, ये देखो अभी, द अनरजिस्टर्ड पर्सन
हैज़ टू टेक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन एंड अप्लाई फॉर रिफंड, फॉलोइंग शैल ऑल्सो बी डन। क्योंकि उसको क्या करना पड़ेगा, आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कोई कभी भी रिफंड क्लेम करने के लिए व्हाट वी रिक्वायर इज आधार ऑथेंटिकेशन। और उसको बैंक अकाउंट का डिटेल देना पड़ेगा, ओके, जिसमें रिफंड मिलना चाहिए, और उसका पैन कार्ड प्रॉपर होना चाहिए। ओके, क्या क्या स्टेटमेंट्स लगेगा, जब भी अनरजिस्टर्ड पर्सन रिफंड क्लेम करेगा उसको एग्रीमेंट अटैच करना है। ओके, कौन सा एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट कैंसिल हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर और भी डिटेल दिया हुआ है, पेमेंट का, डिटेल्स ऑफ पेमेंट, मतलब कि जो 1 लाख रुपए आपने उसको दिया है ना, 1 लाख और 21 लाख जो भी आपने उसको दिया है, उसका पूरा डिटेल्स होना चाहिए। और सर्टिफिकेट इशूड बाय सप्लायर टू दैट इफेक्ट दैट ही हैज पेड टैक्स, मतलब कि सप्लायर से हम लोग को एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि भाई उसने 1 लाख रुपया गवर्नमेंट को पे किया हुआ है। ओके, एंड उसने रिफंड क्लेम नहीं किया है, क्रेडिट नोट वगैरह इशू करके ही हैज नॉट क्लेम द रिफंड। समझ में आया पॉइंट। टाइम पीरियड फॉर फॉर इशुएंस ऑफ क्रेडिट नोट इज नॉट येट एक्सपायर्ड, तो उस केस में क्या होएगा, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया, सप्लायर अपना लायबिलिटी कम कर देगा और अनरजिस्टर्ड बायर को रिटर्न कर देगा। रिलेवेंट डेट फॉर रिटर्न फाइल रिफंड फाइलिंग, कितने टाइम में रिफंड फाइल करना है, डेट ऑफ इशुएंस 2 साल के अंदर करना है, फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ लेटर ऑफ कैंसिलेशन, जब भी कैंसिल हुआ, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ, उधर से 2 साल के अंदर रिफंड के लिए अप्लाई करना है, और 1,000 रुपए से ऊपर ही होना चाहिए ईच टैक्स रेट का। ठीक है, बाकी तो सिंपल है। वो तो अपने 3 सर्कुलर्स थे, वो हो गए। अभी अमेंडमेंट का हम लोग बात करते हैं। ओके, क्या अमेंडमेंट है देखो। एकदम सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। रिफंड ऑफ आईजीएसटी ऑन अकाउंट ऑफ अपवर्ड रिवीजन इन प्राइस। देखो, इसका मैं थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ, उसके बाद समझ में आएगा आप लोग को। मान के चलो कि मैंने कुछ चीज़ एक्सपोर्ट किया था 10 लाख रुपीज़ में। ओके, और मेरा एडजस्टेड टोटल टर्नओवर था 15 लैक्स। ओके, मान के चलो यहाँ पर 5 लाख का आईटीसी था, 10 लाख का मैंने एक्सपोर्ट किया, और 15 लाख का मेरा क्या था, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। इस तरीके से मैंने रिफंड कैलकुलेट करके क्या कर लिया, रिफंड गवर्नमेंट से क्लेम कर लिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब मैंने उसको बोला कि भाई 10 लाख का तो मैंने बहुत कम चार्ज किया, नाउ आई एम रिवाइजिंग माई प्राइस अपवर्ड्स। मैं क्या कर रहा हूँ, अपवर्ड रिवीजन कर रहा हूँ। अपवर्ड रिवीजन मतलब मैं सप्लीमेंट्री इनवॉइस दे के प्राइस को बढ़ाऊंगा, मतलब 10 लाख को मैं बढ़ाऊंगा। तो अभी समझो मैं 12 लाख कर रहा हूँ, तो पहले मेरे को रिफंड कितना मिला रहेगा बताओ, पहले का रिफंड का अमाउंट निकाल। 3,33,000, 333, ठीक है, राउंड ऑफ कर रहे हैं हम लोग। देखो, राउंड ऑफ भी पूरा ही करना है, मतलब कि 333 करना है। ठीक है, इतना रिफंड हम लोग को मिल चुका था। अब हम लोग ने क्या किया, हम लोगों ने उस पीरियड के लिए रिवाइज्ड, दैट इज अपवर्ड इनवॉइस दिया, दैट इज सप्लीमेंट्री इनवॉइस जिसको बोलेंगे, और 2 लाख एक्स्ट्रा का। तो मेरा एक्चुअल जो पोजीशन है वो इस तरीके से बन जाएगा। तो मेरे को रिफंड कितने का मिलना चाहिए था, चेक कर लो अभी। 5 × 12/70, 3.52। ओके, 3,52,941, इतना रिफंड मिलना चाहिए था। मेरे को मिला कितना है, 3,33,333। तो मेरे को एडिशनल कितना रिफंड मिलना चाहिए, 19,000 का मेरे को रिफंड मिलना चाहिए, 19,608। सो गवर्नमेंट सेज ये रिफंड आप लोग को मिलेगा। ओके, रिफंड ऑफ आईजीएसटी ऑन अकाउंट ऑफ अपवर्ड रिवीजन इन प्राइस। अभी पढ़ते हैं, समझ में आएगा। एनी पर्सन क्लेमिंग रिफंड ऑफ एडिशनल आईजीएसटी पेड ऑन अकाउंट ऑफ अपवर्ड रिवीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स in the price of goods subsequent to export, and on which refund of IGST paid at the time of export has already been sanctioned, may file an application for such refund of additional integrated tax paid। मतलब क्या, देखो, अगर समझो मेरे पास एल अगर समझो मेरे पास एल नहीं है, ओके, आई डोंट हैव एल, अगर एल नहीं रहेगा, ठीक है, अगर मेरे पास एल नहीं रहेगा,
तो जो भी मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ ना, उसके ऊपर मेरे को आईजीएसटी भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 लाख का मेरा एडिशनल अगर हो रहा है, तो मेरे को 36,000 का जीएसटी भरना पड़ेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट से ये 36,000 का आप जीएसटी भर रहे हो ना, ये आपको रिफंड मिलेगा, बिकॉज दिस अमाउंट इज पर्टेनिंग टू अपवर्ड रिविजन इन प्राइस। ओके, अपवर्ड रिविजन इन प्राइस के लिए अमाउंट है। तो यहाँ पर 36,000 का आप लोग को क्या मिलेगा, रिफंड मिलेगा। जो आप लोग एडिशनल पे करते हो उसका भी रिफंड दिया जाए। कितने टाइम में मिलेगा, विद इन, मतलब बिफोर एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर्स आपको अप्लाई करना। ओके, आपका रिफंड एप्लीकेशन का डेट है फ्रॉम रिलेवेंट डेट। डिटेल्स रिक्वायर्ड, क्या क्या डिटेल लगेगा, डिटेल्स ऑफ एक्सपोर्ट इनवॉइसेस अलॉन्ग विथ इनवॉइस कॉपी, शिपिंग बिल, बैंक रिलेशन सर्टिफिकेट, रिफंड ऑलरेडी सैंक्शनड। ओके, सब बहुत सारा है। ओके, दुनिया भर का डिटेल हम लोग को देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? डिटेल्स ऑफ एडिशनल पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। ठीक है, मतलब ये सब कुछ हम लोग को देना पड़ेगा। ठीक है, और हम लोग को जो एडिशनल अमाउंट है उसका रिफंड दिया जाएगा। ठीक है, दोनों केसेस में पॉसिबल है, आईजीएसटी पे किया उसमें भी, एंड जो आपका आईटीसी का रिफंड है उसमें भी पॉसिबल है। ठीक है, देन रिफंड टू कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट। अभी कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट क्या होता है, ये गवर्नमेंट ओन्ड एक एंटिटी है। ओके, जो मिलिट्री को खाना पीना सप्लाई करती है। ओके, मिलिट्री को खाना पीना सप्लाई करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैंटीन स्टोर्स खरीदने के टाइम पे अपने सप्लायर्स को जीएसटी देता है, ओके, उसका 50% उसको रिफंड देते हैं लोग। कितना रिफंड देते हैं उसको, 50%। द कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट इज अ सोलली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस and has its depot in all military bases. Refund of tax paid on inward supplies received by canteen store department. क्या है देखो, notwithstanding anything contained in Rule 95, a canteen store department which is eligible to claim 50% of refund of applicable central tax paid by it on all inward supplies received by it for purpose of subsequently supply of goods to unit run under canteen stores. Okay, shall apply once in every quarter. तो इन लोग को 50% रिफंड दिया जाता है, जो भी ये लोग इनवर्ड सप्लाई करते हैं उसका 50% उनको रिफंड मिलता है। तो इन लोग को बोला गया है कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, हर क्वार्टर में आपको एक बार अप्लाई करना। ओके, यू हैव टू अप्लाई फॉर रिफंड वंस इन एवरी क्वार्टर। सच एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड इन फॉर्म नंबर 10A। ठीक है, सिमिलर टू RFD 01। और ये कुछ डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है, ये डॉक्यूमेंट अपने को देना पड़ेगा। ओके, हम लोग का जो परचेज है वो रजिस्टर्ड पर्सन से ही होना चाहिए, और वो रजिस्टर्ड पर्सन ने खुद का GSTR 1 और 3 भी भरना चाहिए। ओके, उसने आपका GST नंबर उसके टैक्स इनवॉइस पे दिखाना चाहिए। ओके, एंड गुड्स हैव बीन रिसीव्ड बाय कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट फॉर द पर्पज ऑफ सब्सिक्वेंट सप्लाई टू द यूनिट रन अंडर कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट। ओके, तो उसके यूनिट्स को ही देना है ये। ओके, और टू ऑथोराइज्ड कस्टमर ऑफ कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट हो गया। उसका रेलेवेंट डेट का एक कंसेप्ट है। ओके, रेलेवेंट डेट मतलब कि उस दिन से 2 साल के अंदर आपको अप्लाई करना है फॉर रिफंड। उसमें खाली इंपॉर्टेंट वाले ही करेगी हम लोग। अगर हम लोग गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं बाय सी, तो लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर से 2 साल में रिफंड के लिए अप्लाई करना। अगर हम लोग बाय लैंड करते तो जिस दिन गुड्स अपना कस्टम फ्रंटियर क्रॉस हुआ वहां से 2 साल में करना। फिर गुड्स अगर पोस्ट से जा रहा है तो फिर डिस्पैच से 2 साल में करना। ओके, फिर उस केस में नेक्स्ट डीम्ड एक्सपोर्ट। तो डीम्ड एक्सपोर्ट में जब भी सप्लायर ने रिटर्न फाइल किया, ओके, रिटर्न फाइल किया उस दिन से 2 साल में फाइल करना। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। इनवॉइस और कंसिडरेशन विच एवर इज लेटर के डेट से 2 साल में करना है। ओके, उसके बाद इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर सेक्शन नंबर 39 के रिटर्न के ड्यू डेट से 2 साल में करना। ड्यू डेट मतलब 20 तारीख, और 39 मतलब 3B। उसके बाद अगर आप लोग गलत टैक्स पे कर चुके हो तो सही टैक्स अभी पे करो, गलत का रिफंड लो। तो सही टैक्स पे करने से 2 साल में रिफंड क्लेम करना। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन का केस रहेगा तो सेम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला।
ओके, जो भी ड्यू डेट रहेगा वहाँ से 2 इयर्स। ओके, सो अपना ये वाला रिफंड का पार्ट कंप्लीट हो गया।